हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को ढेर करने के बाद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह बयान जारी करके ये बताया है कि उसने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर और हिजबुल्लाह के सेंट्रल काउंसिल के सदस्य आतंकवादी नबील काउक को मार गिराया गया है। इजराइल ने फाइटर जेट से इस हमले को अंजाम दिया है जिसमें आतंकवादी नबील काउक को मारा गया है। तो लगातार हिजबुल्लाह को एक के बाद एक बड़े झटके इजराइल से लगते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हिजबुल्लाह के दिन अभी और ज्यादा खराब होने वाले हैं क्योंकि इजराइल की पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। अब जानकारी मिल पा रही है कि नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इजराइल की तरफ से एक बार फिर से हमले लेबनान पर हो रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी किया है, आईडीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया है कि हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ढेर किया गया है। तो हसन नसरल्लाह को खत्म करने के बाद भी इजराइल ने जंग जारी रखने का बहुत बड़ा फैसला किया है। कल से अब तक इजराइल की सेना ने लेबनान पर कई और हमले किए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है तो ईरान और यमन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग कहां जाकर रुकेगी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी नहीं रुके इजराइल के हमले। दिन के उजाले में लेबनान पर गिरी इजराइल की मिसाइल। रात में भी जारी रहा इजराइल का लेबनान पर हमला। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह और ईरान के लिए आगे का रास्ता क्या है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही है तो इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में आगे क्या होगा, ये 3 बड़े और बुनियादी फैसलों पर टिका है। पहला, अब हिजबुल्लाह क्या करेगा। दूसरा, ईरान क्या करेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा, इजराइल क्या करेगा। इजराइल अपने सबसे करीबी अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को दरकिनार कर अपना इरादा साफ कर चुका है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के बीच अंदर खाने क्या प्लान हो रहा है, इसकी साफ तस्वीर अभी दुनिया के सामने नहीं है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपना हमला जारी रखने का फैसला लिया है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल हमलों का खतरा दूर नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों के खतरे को दूर करना है तो उसे लेबनान में जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी। और इजराइल की सेना ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए पैदल सेना के एक्सरसाइज के कई वीडियो भी जारी किए। लेकिन जमीन पर जंग लड़ना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि ये बात गाजा और हमास की नहीं है। दो 2006 में लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह में आखिरी सीधी जंग हुई थी। लेकिन हिजबुल्लाह ने पिछले युद्ध के खत्म होने के बाद 18 साल तक एक बड़ा समय वॉर एक्सरसाइज में बिताया। इसका मतलब ये है कि इजराइल की सेना आईडीएफ के लिए लेबनान में घुसना आसान हो सकता है, लेकिन गाजा के मुकाबले वहां से निकलने में महीनों लग सकते हैं। इजराइल के साथ संघर्ष में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हिजबुल्लाह के एक के बाद एक टॉप कमांडर मारे गए हैं। पिछले दिनों पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों ने भी हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को नुकसान पहुंचाया, जबकि इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियार तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं जिन्हें सीरिया में जंग लड़ने का अनुभव है और वो बदला लेने की बात कह रहे हैं।
हिजबुल्लाह के पास ईरान से मिले मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिसमें सटीक निशाना लगाने वाले लंबी दूरी के हथियार हैं। वो तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल की हवाई सुरक्षा को चकमा देकर इजराइल के शहरों को निशाना बनाया तो इजराइल विनाशकारी और सबसे बड़ा युद्ध लॉन्च कर सकता है। इसके बाद इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं करेगा, लेबनान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर कहर बरपा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी गूंज इराक तक पहुंचेगी और हो सकता है कि ईरान की सीधे युद्ध में एंट्री हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो जंग की सबसे भीषण कहानी शुरू होगी। और इजरायली हवाई हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब उसके मेमेरे भाई यानी कि हाशिम सफीदीन को हिजबुल्लाह की कमान मिल सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हाशिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। हाशिम लेबनान में हिजबुल्लाह का सीनियर लीडर है और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाशिम जिहाद काउंसिल का भी चेयरमैन है, जिसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है, लेकिन इजराइल से ईरान की बढ़ती तकरार एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है। सवाल तो यह है कि क्या मध्य पूर्व में बड़ी जंग होने वाली है? क्या खाड़ी देश इस जंग का हिस्सा होने वाले हैं? नसरल्लाह की मौत के बाद जंग के पहलुओं की पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट देखिए। इजराइल से सीधा युद्ध करेगा ईरान। इजराइल के खिलाफ उतरेंगे मुस्लिम मुल्क। इजराइल ने अपना इरादा, वादा और कायदा सब समझा दिया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने 2 टूक शब्दों में कहा कि हसन नसरल्लाह आतंकी था, इजराइल का दुश्मन था, जिसके खात्मे के साथ हिसाब बराबर हो गया है। Yesterday, the state of Israel eliminated the arch murderer Hassan Nasrallah. We have settled accounts with someone who is responsible for the murders of countless Israelis and many nationals of other countries, including hundreds of Americans and dozens of French. Nasrallah was not just another terrorist. He was the terrorist. He was the axis of the axis, the main engine of Iran's axis of evil. He and his people were the architects of the plan to destroy Israel. He was not only operated by Iran, he also frequently Iran. शुक्रवार को यूएनजीए में नेतन्याहू ने नक्शे पर 2 तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर को उन्होंने श्राप और दूसरे को आशीर्वाद बताया और अमेरिका के न्यूयॉर्क से ही फोन पर हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे का ऑर्डर दिया। डंके की चोट पर इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मारे जाने का ऐलान किया। Map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. मतलब इजराइल ने जिसे अपना दुश्मन माना उसे मारकर हिसाब बराबर किया। लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल का अगला कदम क्या होगा? इसे नेतन्याहू के यूएनजीए में दिखाए नक्शे से समझा जा सकता है। नेतन्याहू ने नक्शे पर जिसे श्राप बताया, जिसे नक्शे का काला धब्बा माना गया, उसमें 4 देश सीरिया, इराक, ईरान और यमन हैं।
लेकिन नेतन्याहू ने अपने दिखाए नक्शे को अमल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान, यमन और इराक के लोग आग बबूला है। इन देशों के लोगों को लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका उनका अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। शहीदना अल-अज़ीज़ व लिरफ़ाक़िहि अश-शुहदाअ السابقين في لبنان وفلسطين أننا ثابتون صابرون محتسبون وأن دماءهم। लेबनान के लोग वो समय नहीं भूले हैं जब दमनकारी शासक के सैनिक बेरूत की तरफ बढ़ रहे थे और हिजबुल्लाह ने उन्हें रोका था। इस बार भी हड़पने वाले और दमनकारी दुश्मन को पछतावा होगा। इस्माइल हनिया की मौत हमास के लिए जितना बड़ा झटका था, नसरल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए उससे ही बड़ा झटका है। हनिया तब मारा गया जब वो गाजा में नहीं था, जबकि नसरल्लाह लेबनान में ही था। इस्माइल हनिया की मौत के बाद भी ईरान ने इजराइल पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल से हमला किया था, जिसे इजराइल ने नाकाम कर दिया था। लेकिन उस वक्त ईरान ने सीधे युद्ध की धमकी दी थी और अभी भी ईरान के तेवर नहीं है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एक चिंगारी पूरी की पूरी खाड़ी को आग में झोंक सकती है। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में एक बार फिर से इजरायली सेना ने लेबनान पर अटैक कर दिया है, जिसमें 33 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 195 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का भी बहुत बड़ा दावा किया है। तो इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रही है। एक और बड़ा झटका यहाँ पर हिजबुल्लाह को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई और ठिकानों को तबाह करने का दावा इजरायली सेना की तरफ से किया गया है। वहीं हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना के हमले में नसरल्लाह मारा गया है। हसन नसरल्लाह सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिसे हमने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया है। तो नेतन्याहू की तरफ से बहुत बड़ा बयान, क्योंकि हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है, जिसके बाद नेतन्याहू की तरफ से बयान सामने आया है कि हमने अपना पूरा हिसाब कर लिया है। ये भी जानकारी लगातार आईडीएफ की तरफ से दी जा रही है कि न सिर्फ नसरल्लाह, लेकिन उसके कई टॉप कमांडर्स को भी ढेर किया गया है। उसके मिलिट्री ऑपरेशन को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि आगे आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह को और ज्यादा घातक प्रहार इजराइल से सहना पड़ सकता है। लेकिन अब ये युद्ध और ज्यादा खूंखार होता नजर आ रहा है। कई मोर्चों पर अब इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה और हसन नसरल्लाह को मारने का फॉर्मूला भी बहुत खतरनाक साबित हुआ है। नेतन्याहू और उसकी सेना ने क्यों ये फॉर्मूला अपनाया है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बेरूत में हुए इस धमाके ने पूरे वॉर जोन की तस्वीर बदल दी है। इस धमाके में इतना बारूद था कि लेबनान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। ईरान में अब भी इस धमाके की शॉकवेव महसूस की जा रही है, क्योंकि इजराइल का बम ही ऐसा था जिसने हिजबुल्लाह के ऐसे टुकड़े कर दिए हैं कि जिन्हें जुटाना भी मुश्किल हो चुका है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह पर हमले के लिए 3 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ये है इजराइल का फॉर्मूला BBB, यानी बंकर बस्टर बम। नेतन्याहू ने हसन नसरल्लाह के खिलाफ इसी BBB फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है।
एक तरफ हसन नसरल्ला को देखिए और दूसरी तरफ उस जगह को देखिए जहां कई मीटर नीचे हसन नसरल्ला के होने के दावे के साथ यहां इजराइल ने फॉर्मूला BBB का इस्तेमाल किया। इस धमाके, इस दहशत, इस कयामत वाले हमले का फॉर्मूला और डिटेल में समझिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त बैरूत में फॉर्मूला B के बारे में जानना चाहती है। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम। इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। हसन नसरल्ला की जिंदगी और मौत के बीच जो कंक्रीट की दीवार रही है, उसमें यही बम थे जो सेंध लगाने की ताकत रखते हैं। ये तीनों ऐसे बम हैं जो बंकर को भेद कर फटते हैं। ये गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ नेतन्याहू ने फॉर्मूला BBB यानी बैरूत में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। צה"ל ביצע אתמול את אחת מפעולות הסיכול החשובות בתולדות מדינת ישראל. הפעולה הזו סגרה חשבון ארוך שנים עם רב המרצחים נסראללה. Gathering information, I can tell you the United States had no knowledge of or participation in the IDF action. And here there's a growing consensus in the international community, from Western countries, from Arab countries, from the global South, that we need to establish a Palestinian Authority, but a Palestinian government, a Palestinian state, and the Palestinian state has to be recognized.